प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, so anyone has any doubt till this part? Any one of you? Or is it clear to everyone? Should I continue further? Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay जी। अभी इसी पार्ट का मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। बेटा प्लीज सिमरन को बोल देना अगर इफ शी कैन अटेंड द क्लास, बिकॉज अच्छा देखो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगाए हैं जस्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल। देखिए यहाँ पर ये एक आदमी है जो कि ये बलून जो है फुला रहा है, ठीक है। अब सपोज ये जो बलून है ये एक आउटपुट है। अब ये बलून को उतना ही फुला सकता है जितनी इसमें कैपेसिटी, अगर बहुत ज्यादा ट्राई करेगा तो क्या होगा? What will happen? Balloon will burst. It will burst, ठीक है ना। तो वही चीज होती है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हाँ नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? बस यार। मैंने कहाँ से लिया था? ये वो है ना, क्या बोलते हैं, घोसी गली में आगे जाके, जहाँ पर वो फोटो स्टैट की दुकानें वगैरह नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर तूने एक बार वो भी करवाया था, हमने पैम्पलेट्स छपवाए थे। हाँ उसी जगह पर है। हाँ 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 हाँ। चल बढ़िया यार। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ आ तो रहे हैं यार, अभी स्टार्ट हो गए आने। हम्म हम्म। हाँ ऑफलाइन ही अभी। हाँ सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ, मेरी ना अभी क्लास चल रही है, मैं तुझे करती हूँ कॉल, ठीक है? हाँ 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 चल ओके। अच्छा तो देखो यहाँ पर इस बलून को अगर और फुलाया जाएगा, इफ इसमें और कुछ फालतू करेंगे तो भाई ये फट जाएगा, ठीक है ना, इट विल बर्स्ट। तो वही एक फैक्ट्री या किसी भी चीज के साथ होता है। अगर जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में आप लोगों को भरने की कोशिश करते हो या चीजों को डालने की कोशिश करते हो तो वहां पर काम अच्छे से नहीं हो पाता। लाइक यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर that how this man is working properly on this one machine. So over here there is no confusion as one man is working. There is no confusion and things are systematic, or and he is working systematically as you can see. ठीक है ना, इंसान सिस्टमैटिकली काम कर रहा है यहाँ पर। फिर अगर इस वाली पिक्चर में हम देखते हैं, ये वाली जो एक पिक्चर है, इसमें भी लोग, हर एक मशीन पे एक एक इंसान है, काम कर रहा है। आर यू एबल टू सी दैट? राइट? Yes, ma'am. ठीक है। सो ओवर हियर ऑन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी दैट यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। एक मिनट मैं जरा इसको ढंग से लिख दूं। तो इधर भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, एज one person is working on one machine. So here one person is working on one machine. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट इफ यू कैन सी द फोर्थ पिक्चर, क्या आपको लगता है आप लोगों के हिसाब से कहां पर काम अच्छा हो रहा होगा, कहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इन पिक्चर 3 और पिक्चर 4? Picture 3. पिक्चर 3 एग्जैक्टली, बिकॉज पिक्चर 4 में आप देख पा रहे हो एक ही जगह पर इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पर देर आर चांसेस ऑफ देर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
there are chances of confusion. तो जिस रीजन की वजह से यहां पर इन दिस फोर्थ पिक्चर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी. Productivity will fall, but in the third picture productivity has chances to increase. तो बस यही चीज आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली. दिस इज द रियलिस्टिक सिचुएशन विच आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. तो पहले वाले केस में मैंने आपको बता दिया यही होता है रियल लाइफ में भी. जरूरत से ज्यादा जब हम किसी भी चीज में अपनी एनर्जी डालते हैं या लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स वोंट वर्क. On this second picture, I have shown that how this man is beautifully working on one machine and things will happen properly. In the third picture, I've shown you that one person is working on one machine and productivity लग रहा है कि हाँ यहाँ पर systematically काम चल रहा है and productivity will increase. But in the fourth picture, things are not working properly. Now, which type of productivity I am talking about? जितने लोग इस एरिया में, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये फोर्थ पिक्चर में इतना यहाँ पर काम हो नहीं रहा है, बट यहाँ पर इन द थर्ड पिक्चर एक मशीन पर एक इंसान है एंड इट इज शोन दैट एक इंसान काफी प्रोडक्शन करके दे रहा है. So it means we are talking about which type of productivity? We are talking about the additional production, that is marginal productivity. ठीक है, तो marginal productivity in the fourth picture it is declining. Why? Because the number of people have increased. Are more than the requirement. तो यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है? जब जरूरत से ज्यादा लोगों को हम किसी भी काम में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी जगह पर जरूरत से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये लोग काम नहीं करते, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और वही कंफ्यूजन जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है. ठीक है ना, इनिशियली, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, लेटर ऑन इट बिकम्स इन नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज chances of conflict is there. Maybe people are not working, they're just fighting over there. There is a lot of confusion, they don't know that how to work. ठीक है, so that is the basic thing. Now on the basis of the previous thing what we have studied about law, we have studied about the schedule and now I'll be telling you the answer. आप लोगों को आंसर लिखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम टोटल प्रोडक्ट का के बेसिस पर अपना पूरा आंसर लिखते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट करता है जब हम वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर्स को बढ़ाते जाएंगे, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. ये मशीन सिर्फ 3 थी, लेकिन अगर इस पे नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाया गया तो उससे क्या हुआ? टीपी इनिशियली इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पर एंड लेटर ऑन इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट diminishing rate. So this is the definition of law of variable proportion. So law of variable proportion states that law of variable proportion states that as more and more variable factors are added to the limited fixed factors, total product initially increases at increasing rate
initially increases at increasing rate, and eventually increases at decreasing rate. At diminishing rate. Anyone has any doubt in the definition? Any child? Won't we add keeping all factors constant? हाँ, you can write that also. अभी मैंने यहाँ पर लिखा ना, when more and more variable factors are added to the limited fixed factors. So limited fixed factor itself says that factors are constant. Right, Raghav? Or you can Yes, ma'am. also, you can write keeping all factors constant when more and more variable factors are added. Initially, total product increases at increasing rate. Eventually, it increases at diminishing rate. You can write like that also. There's no problem. ठीक है? Okay. Like now, you have written the law first. अब आपने law लिखा है तो definitely आपको उसके assumptions भी लिखने पड़ेंगे. So in this answer, you have to then write the assumptions. अब यहाँ पर सबसे पहला assumption क्या आता है कि हम यहाँ पर क्या मानकर चल रहा है, आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है? एवरीवन यूजिंग द सेम मशीन. यू सी एनी चेंज इन द टेक्नोलॉजी? No, ma'am. हाँ, तो हमने यहाँ पर There's change in the variable factor. वेरी गुड. जस्ट द वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है. सो टेक्नोलॉजी रिमेन्स फिक्स्ड. और या फिक्स्ड आप कुछ भी लिख सकते हो. फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इनपुट्स जो हैं यहाँ पर फिक्स्ड हैं, जबकि एक इनपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो सम इनपुट्स are assumed to be fixed while one factor is variable. Then the third assumption will be, हमने यहाँ पर बोला कि जितनी भी यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं इट विल बी ऑन द वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कभी ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कभी कम प्रोडक्शन होगा. तो यहाँ पर द प्रोडक्टिविटी is on, yeah, productivity is done in variable proportion, कभी ज्यादा कभी कम. And last thing which has been assumed, जो कई बार हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक इंसान है वो कभी ज्यादा काम करता है कभी कम काम करता है, बट यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो लेबर है वो हर टाइम पर होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही जितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ही इज इक्वली एफिशिएंट एवरी टाइम, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज एन अजम्पशन. इट इज अज्यूम्ड दैट all the units of variable factors are homogeneous and are equally efficient. तो ये हो गए assumptions. Now after assumptions हम लोगों को नेक्स्ट क्या बताना है इसमें, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. अभी आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए मैंने उस दिन एक
ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट है, इफ द नंबर्स आर इनिशियली इंक्रीजिंग, उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, इफ इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव, if it is increasing at decreasing rate then it is upward sloping convex. ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपने ग्राफ में when we'll be drawing the graph. ऐसे केस में हमें दो ग्राफ बनाने होते हैं, तो we'll be making the relationship graphs over here. तो हमने एक के नीचे एक रिलेशनशिप ग्राफ यहाँ पर शो करना है. ऑन एक्स एक्सिस we'll write variable factors. यहाँ पर variable factors का मतलब है लेबर. And on y axis we'll write, हाँ चाहत क्लास चल रही है, बोल बेटा. हाँ क्लास नहीं, आज टेस्ट है, बता दिया था मैंने कल ही. फटाफट रिवाइज कर लो. कौन से ग्रुप में? वो तुम्हारे वाले ग्रुप में नहीं है, वो इस वाले ग्रुप में. आज वो क्लास में भी नहीं आई है और मंडे से तुम्हारी ऑफलाइन है और उसके बाद तुम टेस्ट नहीं दोगे तो डंडे पड़ेंगे तुम सबके. अभी तू फोन रख दे. हाँ अभी मैं कल डालूंगी ग्रुप में. चल बाय. वाई एक्सिस पे हम क्या मेंशन करेंगे? टोटल प्रोडक्ट. ऊपर वाले ग्राफ Fixed. टोटल प्रोडक्ट बेटा, नॉट फिक्स फैक्टर्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल फैक्टर्स. नीचे वाले ग्राफ पर भी हमने एक्स एक्सिस लिखा है वेरिएबल फैक्टर्स, और वाई एक्सिस पे एक तरफ हम लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. देखो अभी इनिशियली आप ग्राफ शेड्यूल में देखना. अभी शेड्यूल में इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट विच रेट? As you can see over here, it is increasing at Increasing. So the graph will be upward sloping what? Total product. Inward concave. Very good. It will be upward sloping concave. Then total product increases at which rate? Later on. यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो. Very good. So it will be upward sloping what? Convex. 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 Then it becomes maximum and constant. So maximum and constant मतलब जहां पर था वहीं रुक गया ग्राफ. हाँ ठीक है ना. And after that it will decline. चाहत मेरी क्लास चल रही है बेटा, क्या हो गया जल्दी बता. हाँ इधर से ही आएंगे पेपर में क्वेश्चन आज. बाय. अब मत करना फोन. ठीक है. तो इनिशियली यहाँ पर देखो टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. Then increases at decreasing rate. Then becomes maximum and constant. And finally declines. तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया. ठीक है. मैंने आप लोगों को उस दिन कुछ रिलेशनशिप समझाई थी और उसको समझाने में मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया था, बिकॉज अगर ये समझ में आ जाता है तो ग्राफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती. देखो जब तक टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, टिल द टाइम टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक. व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बट वैल्यूज पॉजिटिव में है. पॉजिटिव में है तो मतलब एक्सिस के अंदर ही रहेगा ग्राफ. When total product becomes maximum and constant, marginal product becomes equal to 0. And when TP declines, marginal product falls and becomes negative. On the basis of this, now we'll be drawing the marginal product का graph. तो उसको बनाने से पहले we'll make some perpendiculars, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ग्राफ की हमारी जो एक मतलब जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने.
तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर. एक तो व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट से, एंड वन परपेंडिकुलर आई विल ड्रॉ फ्रॉम व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. ठीक है, ये हमने दो परपेंडिकुलर्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए. तो व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, when TP increases at increasing rate, marginal product increases. ठीक है, so when TP increases at increasing rate, marginal product increases. When total product increases at decreasing rate, marginal product falls. When TP becomes maximum and constant, marginal product becomes equal to 0. And when TP declines, marginal product falls, continues to fall and becomes negative. Tell me, is the graph clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों को क्लियर है? खुशी, गर, खुशी गोयल, तन्वी, Yes, ma'am. एंड देन और कौन बच्चा है अभी? Yes, ma'am. ओके, निहारिका, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एंड ऋषिका एंड कुश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, तो ये तो हमारा बन गया टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ. अब आ जाते हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन पे. देखो, जब एपी जो है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है. एक पॉइंट पर एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ? एपी राइज हो रहा है तब 4 आया, एमपी फॉल होते हुए 4 आए, यानी एमपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड एपी विल इंक्रीज. यानी अगर दो चीजें आपकी इंटरसेक्ट होंगी तो कैसे होंगी? आई विल टेल यू. ये देखो, यहां से अगर मैं एपी स्टार्ट करती हूँ, एपी यहां से स्टार्ट होगा इंक्रीज होना, यहां कहीं तक इंक्रीज होगा. देखो, ये यहां तक इंक्रीज हुआ, यहां तक इंक्रीज हुआ, यहां इंक्रीज होने के बाद जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट से एपी का ग्राफ, वहीं से ये डिक्लाइन होने लगेगा. इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम हियर ओनली. अब आप लोग मेरे ग्राफ में एक चीज देख रहे होगे, वो यहीं से फॉल होने लग गया. बच्चे क्या करते हैं? आई विल टेल यू. मैं इसको दोबारा बनाऊंगी. बच्चे क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? वो अपनी ही मर्जी से यहां तक बढ़ा रहे, उसके बाद फॉल कर रहे हैं. इट इज अ रॉन्ग ग्राफ. बच्चे कहते हैं बिल्कुल सही ग्राफ बना था. नो, इट इज नॉट अ करेक्ट ग्राफ. मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा? जैसे ही वो मार्जिनल प्रोडक्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं से फॉल हो जाएगा. मुझे बताओ, समझ में आया? Yes, ma'am. This is average product and this is marginal product. जहां पर एपी और एमपी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, वहां से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों. So I'll draw a perpendicular from here. ये हमारी एक और परपेंडिकुलर यहां से बन गई. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वील बी मेकिंग सर्टेन एरियाज, और वो हमारे ये एरियाज डिवाइड हो जाएंगे. रेड से ऑरेंज तक एक एरिया, देन ऑरेंज से लेकर ब्लैक तक एक एरिया, और फिर ब्लैक के आगे. ये 3 हिस्सों में हमारा ग्राफ डिवाइड हो जाएगा. ये जो पहली ब्लैक लाइन है, ये सिर्फ हमने इसलिए बनाई है सो दैट हमारा ग्राफ एक्यूरेट बने. इस लाइन का स्टेजेस से कोई रिलेशन नहीं होता, मेक इट श्योर. ठीक है, सो आफ्टर दिस वील बी राइटिंग, ये जो है पहला, ये इतना एरिया, दिस इज स्टेज 1. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेज 1. ये आ गई स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज 3. स्टेज 1 को हम क्या बोलते हैं? स्टेज 1 में सब कुछ प्रॉस्पर है, कुछ भी चेंज खराब नहीं हो रहा है स्टेज 1 में. टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, फॉल भी हुआ, बट पॉजिटिव में, और एवरेज प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही कर रहा है. सो मैक्सिमम थिंग्स आर इन अ प्रॉस्परस थिंग. तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. Please can you explain what is the meaning of returns to factors? अभी एक बार ये आपने ऊपर लिख देती हूँ बताया. मैं. Returns to factor.
स्टेज 2 को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और स्टेज 3 को हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, first of all, Raghav, I'll come back to your question, but is there any child who still have any doubt in the graph? Any of you? Why No, ma'am. stage 2 is called decreasing returns to factor? AP तो maximum हो गया ना? AP, TP maximum and constant. TP, sorry. Yes ma'am. TP maximum and constant हो गया, लेकिन आप देख रहे हो कि एवरेज प्रोडक्ट भी फॉल होने लग गया है, एवरेज प्रोडक्ट भी फॉल होने लग गया है, ये ब्राउन लाइन दिख रही है आपको, फॉल होने लग गई है। So ma'am, majority of them are decreasing, that's why. Exactly. So not the majority, but total product जो Impact है, of TP is, हाँ बेटा, it is the impact of total product. yes, which is because leading total to product क्या हो रहा है, why do we say decreasing returns to factor? Factor, अभी आप लोग, आपको राघव returns to factor का मतलब क्लियर नहीं हुआ, that let me tell you. रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना रिटर्न में काम दे रहा है। फैक्टर इज द लेबर, यहाँ पर हमने लेबर लिया है फैक्टर, ये लेबर फाइनली कितना काम कर रहा है। अगर ये लेबर जो है एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट, ही और शी इज नॉट वर्किंग, तो टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं आया, तो डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, आर दे इंक्रीजिंग और आर दे डिक्रीजिंग? राघव, Ma'am, nothing. हाँ जी, I'm constant total product क्योंकि वो कुछ आप, reduce अच्छा मतलब चलो ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी फर्म में 5 लोग हैं, 5 लोग अच्छे से काम करते हैं, आपने yes ma'am. नाउ यू हैव टू पे देम एक्स्ट्रा, 2 लोग और आ गए, आर दे गिविंग यू सम एक्स्ट्रा? Yes ma'am. No ma'am. So what you will say, that your returns are increasing or they are decreasing, because उनको पे भी करना है Ma'am, आपको। decreasing. Now Yes ma'am, understood? decrease. Now understood? Yes ma'am. So this is returns to factor. Returns to factor का मतलब लेबर जो है वो आपको उस चीज के रिगार्ड में कितना काम करके देगा। रिटर्न मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, इट मीन्स प्रोडक्टिविटी। यार क्या हो गया ये, हाँ, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर। अब आ जाते हैं, एक पॉइंट आता है यहां पर, ये एक पॉइंट आता है ये वाला, जहां पर टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ऑरेंज से लेकर ग्रीन एरिया तक पूरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच इनका जो स्लोप है, टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप है, दैट इज चेंजिंग। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Inflection. We call it as point of inflection. ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या स्टेट करता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेट्स point of inflection is a point where total product changes its slope. जहां पर टोटल प्रोडक्ट अपना स्लोप चेंज कर दे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेजेस। अब यहां पर वी हैव टू एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। Just give me a minute. Let me put my laptop on charging and I'm starting again.
तो यहां पर हमारी जो स्टेज 1 है, इन स्टेज 1 अभी हम यहाँ पर ये सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग स्टेज 1. स्टेज 1 में क्या हो रहा है? पीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. अब हम यहाँ पर एक एक करके समझाएंगे. फर्स्ट वील एक्सप्लेन अबाउट टोटल प्रोडक्ट. It initially increases at increasing rate. Increases at increasing rate. And then increases at decreasing rate. फिर second, we have to talk about this purple graph, that is the average product. Average product it increases throughout in stage 1. And third point will be your marginal product. मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? इट इनिशियली इंक्रीजेस, ऑरेंज वाला इंक्रीज एंड देन ग्रीन, यानी स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आल्सो. सो मार्जिनल प्रोडक्ट इट इनिशियली इंक्रीजेस with the increase in variable factors. But eventually declines. Ma'am, how is NP declining in the first stage? बेटा MP is declining in stage 1 because see I tell you, जब हम लोग आगे इसके रीजंस पढ़ेंगे तो रीजंस में हम एक चीज पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें जो है हमारी बढ़ती जाती हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हमने बोला 3:3 का रेशो आ गया. देखो 3:3 का रेशो आ गया, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर मशीन्स पर काम कर रहे हैं, या वी कैन से दैट द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन द फर्म. बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इनमें से कोई भी वर्कर इज नॉट वर्किंग एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज एन आइडियल रेशो, 3:3 का रेशो है. बिकॉज ऑफ दैट. हाँ बेटा क्या? आर यू सेइंग समथिंग प्रक्षीन? अच्छा, No, ma'am. का मतलब क्या है? when there is a 3:3 ratio, it means that in case if one of the worker is not working for even some time, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन आ सकता है. so that is why we are saying that marginal product can go or can decline, but it will never become negative or it will never become
zero in stage 1. वो that there is a possibility of it, right? Rishika, is it clear now? Yes, got it. हाँ, ये देखो मैं इसका ना ये मैंने जो यहाँ पे बलून वाली चीज दिखाई थी ना, इसका मतलब ये था, ये अभी मैक्सिमम कर चुका है, मतलब ही हैज पुट द एयर इनसाइड इट, जितनी हो सकती थी मैक्सिमम, अभी हल्का सा और हुआ तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा ना एकदम। सो वो पॉसिबिलिटी की वजह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं दैट एमपी मे डिक्लाइन, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि इट वोंट डिक्लाइन बट इट मे डिक्लाइन, दैट इज व्हाट वी आर शोइंग ओवर हियर, बट इवेंचुअली डिक्लाइंस बट रिमेन्स पॉजिटिव, या एंड रिमेन्स पॉजिटिव। तो ये हो गई स्टेज 1। अभी आ जाते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 में सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट समझाएंगे। इट बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जितने लोगों की जरूरत थी वो तो स्टेज 1 में ही पूरी हो गई, स्टेज 2 में तो आपने उस फैक्टर, उस आइडियल फैक्टर रेशो को डिस्टर्ब कर दिया। 3:3 का रेशो जो हमने यहाँ पर देखा था, ये 3:3 का रेशो तो पूरा हो गया था स्टेज 1 में। स्टेज 2 में ये आइडियल फैक्टर रेशो 3:3 का रेशो क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि 3 मशीन है और शायद 2 एक्स्ट्रा लेबर और रख दिए, so the ideal factor ratio got disturbed because of some extra workers or some extra variable factors. तो यहाँ पर it has become max, जितना काम हो रहा था उतना ही काम अभी भी होगा, ठीक है ना। it becomes maximum and constant as the ideal factor ratio got disturbed. बेटा एक मिनट, ठीक है। सो अभी स्टेज 2 का पहला पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज एवरेज प्रोडक्ट। देखो एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में अगर हम देखें ये ब्राउन लाइन फॉल होने लग गई। इन स्टेज 2 एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉल, ग्रीन लाइन फॉल होती जा रही है और फिर रेड हो गई। रेड का मतलब आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉल and becomes equal to 0. फिर आते हैं स्टेज 3 पर। स्टेज 3 में क्या हो रहा है? स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा? टोटल प्रोडक्ट को स्टेज 3 में declines. Very good. Total product declines in stage 3. Marginal product continues to fall and becomes negative, and average product continues to fall, neither becomes 0 nor negative. So total product starts declining
average product continues to fall but remains positive, then marginal product matlab remains positive, that is it remains within the x-axis, and then marginal product क्या हो रहा है? It continues to fall. Negative. Very good. And becomes negative. Very good. Continues to decline and becomes negative. ये हो गया आपका पूरा एक कंप्लीट 6 मार्कर क्वेश्चन. हर एक स्टेज के आपको 1 मार्क मिलेंगे. 2 मार्क्स आपके ग्राफ के होंगे और 1 मार्क होता है आपका डेफिनेशन असम्पशंस का. ठीक है ना? सो मार्क्स हाँ बेटे बोलो. Ma'am, we don't have to paragraph these stages. We can write it points, में ना, like total product. You can write in the points. बल्कि points are much easier for a teacher to check. बच्चे क्या करते हैं, वो बुक में जो पैराग्राफ लिखे ना इतने बड़े बड़े, they start writing that when it comes to L2 worker, then production has declined to 10. When it comes to L3 worker, अरे टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते पढ़ते. So simple, be very specific in your answers. इतना लंबा लिखकर भी 1 मार्क मिलना है, इतना लिखकर भी 1 मार्क मिलना है. So make sure that you should be very specific with your answers in board exams. ठीक है? जस्ट राइट इतना जितना लिखा है, मतलब कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए. लाइक यू हैव रिटन डेफिनेशन, देन असम्पशंस, ग्राफ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड स्टेजेस. ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन आपकी कैसी भी हो, बट अगर कुछ भी आप छोड़ दोगे देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. लाइक सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फॉर 0.5 मार्क्स, then assumptions are also there for 1 mark, graph is there, everything should be there. बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, स्टेजेस लिखते हैं, and they finish the answer. That is not the proper answer. This is the proper answer which I have given you. इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. तुम्हारी बुक में ना एक जगह पर है भी स्टेजेस जहां पर लिखी है, एक ना उसमें गिवन है, वो आई थिंक एक बॉक्स गिवन है. मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ शेड्यूल, टेबल के फॉर्म में गिवन है, जहां पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों की एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है? आप उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना. ठीक है? इन केस इफ यू आर, एक बार उन्हें देख लेना. इन द सेम वे आई हैव रिटन द स्टेजेस ओवर हियर. अच्छा, अभी आता है एक और क्वेश्चन. I am just giving you the brief of it, and tomorrow, because tomorrow there will be the class, will you be taking the class at the same time, or should I change the time for it? Because see, I have to finish this chapter Monday. There are 2 more students who are joining in your batch, so I have to start with a new chapter, that is cost, and I can't complete this chapter today. Same time, ma'am. Same time ना? चलो ठीक है. Yes, ma'am. Okay जी. Ma'am, will we have any test tomorrow? No, I will not take the test in this week. In the next week, I'll plan one test. Okay. Okay, ma'am. Now, if the question comes that explain the reasons of returns to factor. Explain the reasons of returns to factor. Again a 6 marker question. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. एक जो मैंने अभी आपको कराया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सेकंड इज दिस वन, एंड थर्ड which we'll be doing tomorrow, which is explain the reasons, why a producer produces in stage 2. That is also an important question. अभी आपको यहाँ पर तीनों जो है स्टेजेस एक्सप्लेन करनी है, यानी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. ठीक है ना? व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर. रीजंस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर में हमारे, क्योंकि बेसिकली 3 रीजंस हैं,
यानी 3 स्टेजेस हैं, तो हर एक स्टेज के कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं दैट वी हैव टू एक्सप्लेन. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, यही 3 चीजें हैं. So today I'll be briefing you and tomorrow I'll be writing the explanation. So सबसे पहले हमारा आता है increasing returns to factor. ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. अभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर किस किस रीजन से होते हैं? रीजन क्या, सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं इस चीज के, कि या तो आइडियल फैक्टर रेशियो है, जितने आपके पास मशीन्स हैं उतने ही अगर आपने लेबर यूज किए हैं तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट इज दैट better utilization of resources. फर्स्ट पॉइंट, better utilization of resources. अब जब रिसोर्सेज अच्छे से, या आपके पास जितने मशीन है उतने रिसोर्स हैं, तो आपकी जो मशीन्स हैं वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही होंगी. सो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और एक, अब देखो जैसे सपोज यहाँ पर एक इंसान एक मशीन पर काम कर रहा है, ये तो इसका मतलब ये अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा रहा है. यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल परफेक्ट है, 1:1. ठीक है ना. सो इसका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा यहाँ पर, इट विल बी द मैक्सिमम बिकॉज ही इज वर्किंग सिस्टमैटिकली ऑन द मशीन विदाउट एनी कंफ्यूजन. ठीक है. सो ओवर हियर दूसरा रीजन क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का? द डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर. फिर आता है नेक्स्ट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. अभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था. यहां पर 3:3 का एक आइडियल फैक्टर रेशियो था, 2 लेबर और लगाकर गड़बड़ कर दी थी उसने, जो फर्म का ओनर था, क्योंकि यहां पर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर दिए गए. इट मींस डिस्टर्बिंग द आइडियल फैक्टर रेशियो और डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रपोर्शन. तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होने का सबसे पहला कारण क्या होता है? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रपोर्शन. सबसे पहला कारण डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रपोर्शन, यहां पर लिख देते हैं. disturbing the optimum proportion. ठीक है. और जब ऑप्टिमम प्रोपोर्शन यानी आइडियल फैक्टर रेशियो जिस टाइम पर डिस्टर्ब होगा, उसका मतलब क्या है कि एक ओनर को लग रहा था कि अगर वो लेबर बढ़ाएगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इन मशीन्स को सिर्फ और सिर्फ 3 लेबर ही सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. उससे ज्यादा अगर उसने लेबर को सोचा कि मैं ज्यादा लेबर यूज करके मशीन्स का काम सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो वो यहाँ पर गलत था. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी करी उसने. अगर कोई भी फर्म क्या करती है, अगर सपोज एक फर्म है और उस फर्म के पास 3 मशीन्स हैं, इन मशीन्स के ऊपर उसने
3 लोग काम पे लगाए तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, 2 लोग और आ गए तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हो गई, क्योंकि ये 2 लेबर मशीन का काम नहीं कर सकते. मशीन वर्क कांट बी डन बाय पीपल. ठीक है ना, ये 2 लोग मशीन के बराबर काम नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं that imperfect substitutability of variable factors. फिर आ जाता है लास्ट हमारा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर. अभी नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के कारण क्या है, बहुत सारे लोगों को रख लिया, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है. आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली पिक्चर जो है, 4th पिक्चर, इतने सारे लोग हैं, ओवर क्राउडिंग हो रही है और ना ही इन लोगों को मैनेज किया जा पा रहा है. इतने सारे लोग हैं, कौन मैनेज करेगा इन्हें? वाई? बिकॉज देयर इज ओवर क्राउडिंग. ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के कारण क्या है, सॉरी नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के कारण क्या है? 2 ही कारण है इसके. एक, जरूरत से ज्यादा लोग जिसको हम ओवर क्राउडिंग बोलते हैं, और उसके बाद इन्हें मैनेज करने का काम जो कौन करेगा? थोड़ा सा भी अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम हुआ तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन विल गो इन नेगेटिव. तो यहां पर आ गया ओवर क्राउडिंग, और दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट प्रॉब्लम. मुझे बताओ बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. Okay. No, So ma'am. what I'll do, I'll be giving you the explanation of this part tomorrow, and tomorrow I'll complete this chapter. दूसरे ग्रुप के साथ as I am doing forms of market, तो there I don't have to write. वो भी chapters आप लोगों के जल्दी हो जाएंगे. So tomorrow your class will be at 4 o'clock. With this I'm ending the class. Bye all of you. I'm posting this thing on YouTube.